हैं, जिसके पास पासपोर्ट था और जिसके पास पासपोर्ट नहीं था, तिरंगा था वो भी चला, और जिनके पास तिरंगा भी नहीं था उन्होंने मोबाइल में भारत का तिरंगा और मोदी की फोटो डाउनलोड की। वो सेना यूक्रेन की हो, वो सेना यूक्रेन की हो या सेना रूस की हो, उसने मोदी की फोटो और तिरंगा देखा और बोला निकलो निकलो निकलो। 25,000 और ऐसे लगभग 18 बड़े ऑपरेशन भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के किए हैं। आज विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था में हम नंबर 1 है, पर्यावरण में हम नंबर 1 है। आज विश्व जो किसी समय में विश्व सिखाता था हमें पर्यावरण की बात, आज विश्व के अंदर पर्यावरण का नेता भारत है। आज दुनिया की तरक्की की रफ्तार भारत है। दुनिया के अंदर सबसे तेजी से चलने वाला कंप्यूटर भारत बनाता है। दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाला सॉफ्टवेयर भारत बनाता है। विश्व के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो वो तब तक कामयाब नहीं है जब तक उसके पास भारत का ब्रेन नहीं है, भारत लक्ष्य का ब्रेन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, बढ़ता हुआ भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए भारत में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका। मित्रों, आप तेजी से तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी तरक्की को देख रही है, काउंट कर रही है। आपका नेता पूरे विश्व में बोल नहीं रहा, दहाड़ रहा है, चल नहीं रहा, भारत दौड़ रहा है। तरक्की की रफ्तार आज हमारी रफ्तार से मापी जा रही है, हमारी रफ्तार से। आप अमेरिका का संतुलन बिगड़ चुका है, चाइना का संतुलन बिगड़ चुका है, रूस का संतुलन बिगड़ चुका है, फ्रांस का संतुलन बिगड़ चुका है, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर कमाई ज्यादा है तो खर्चा कम है, खर्चा ज्यादा है तो कमाई कम है। कल तक मेरे को 2000 के आर्टिकल, 2020 के आर्टिकल याद है, जब कोविड की आहट हुई थी तो कोविड की आहट में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए कि भारत की 33% आबादी मर जाएगी। और अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर चिकित्सा के क्षेत्र में मानने वाले राष्ट्र कहते थे हम बचेंगे, हम बचेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं। भगवान लंबी उम्र करे मोदी जी की। जब लॉकडाउन लगाया था मित्रों, भारत के पास पीपी किट नाम की चीज ही नहीं थी। बीमारी क्या है ये पता ही नहीं था। ये कोविड राक्षस क्या है, कैसे करेगा, किसको मारेगा, कैसे मारेगा, मारक क्षमता क्या होगी, मरने वालों की संख्या क्या होगी, शमशान होगी कि नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने लॉकडाउन लगाया, पहला लॉकडाउन, और लॉकडाउन से 3 महीने पहले तैयारी शुरू की। जब पहला लॉकडाउन लगाया तो देश के अंदर एक भी बेड नहीं था जहां कोविड का इलाज हो सके, और उन 20 दिनों का प्रयोग कोविड से लड़ने के लिए, पीपी किट हो, मास्क हो। मेरे को याद है पहला मास्क का जो प्रधानमंत्री जी ने मास्क डाला था तो उन्होंने गमछा वाला मास्क बताया था, क्योंकि भारत के पास मास्क नहीं थे। अपने कोई कार्यकर्ता मास्क लगाकर घूम रहे थे तो 2-4 चैनल वालों ने N95 होता था, क्या होता था भाई साहब, N95, उसकी फोटो दिखाई। मैं केरला पदाधिकारी था जो दिल्ली कार्यालय में बैठता था, मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया, तरुण कार्यकर्ताओं को N95 मास्क हम नहीं लगाएंगे। मैंने कहा भाई साहब वो जा रहे हैं वहां हॉस्पिटल्स में, जा रहे हैं, दवा देने जा रहे हैं, देश के पास N95 मास्क नहीं है। सबसे पहले जनता लगाएगी, भाजपा का कार्यकर्ता N95 नहीं लगाएगा। दुनिया का पहला दल, अरे ये आज डंका पीटते हैं, ये सब दफ्तर बंद करके बाहर देते हैं। बड़े बड़े दल, 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और केवल यहां नहीं पूरे विश्व में बाहर देते। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर बंद हो गए, केवल भारतीय जनता पार्टी, जिसने कहा सेवा ही संगठन है, हम निकलेंगे सड़क पर, अपनों को बचाने के लिए निकलेंगे।
और आप देखिए कोविड की महामारी में हमने अपनों को भी बचाया, अपनी संपत्ति भी बचाई, और दुनिया के अंदर चाहे वेंटिलेटर देने की बात हो, मास्क देने की बात हो, पीपीई किट की तैयारी हो, ऑक्सीजन पहुंचाने की तैयारी हो, वॉर लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। और उस काम की बदौलत हम कह सकते हैं कि जो आंकलन आप हमारे बारे में करते थे कि भारत की 33% आबादी मर जाएगी, वो विश्व के आंकलन फेल हो गए। वो दौर था जब पूरा विश्व डिप्रेशन में था, रिसेशन में था, पूरे विश्व की इंडस्ट्री चरमरा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आए, उन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर भारत योजना लाएगा, जीडीपी का 10% हम देश की तरक्की में डालेंगे। मेरे को याद है लगातार 10 दिन निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देश के एक एक सेक्टर को, रेडी पटरी वाले से लेकर पेट्रोलियम इंडस्ट्री चलाने वाले तक, एक मॉल से लेकर एक छोटी दुकान चलाने वाले तक, एक रिक्शा चालक से लेकर एक गाड़ी और जहाज उड़ाने वाले तक की चिंता उस आत्मनिर्भर भारत योजना में की। और देश की तरक्की की रफ्तार को उन्होंने चुनौती मानकर कहा कि ये चुनौती का काम है, ये आत्मनिर्भर का कार्य है, हमें आगे बढ़ना है, ये चुनौती हमें स्वीकार करनी है। और मित्रों, आज भी भारत 8% लगभग की विकास दर पर तरक्की कर रहा है। 8% विकास दर। अमेरिका 2.6 पे है, शायद फ्रांस 3 या 4% पे है। ये आपकी बदौलत हुआ है। बड़ी लंबी गाथा है, मैं बोल सकता हूं, बहुत लंबे पेज हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है। लेकिन आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूं, ये सब हुआ, आज कॉलेज खुले हैं, मेट्रो चली है, एम्स बने हैं, लंबी श्रृंखला, आपको बुक भी मिली होगी। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, ये बदलता हुआ भारत, तरक्की वाला भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व की एक ऐसी शक्ति जो बम के धमाके से पैदा नहीं हुई। अमेरिका वर्ल्ड पावर है, क्योंकि उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका था, डराकर शक्ति बना था। भारत किसी को डराकर शक्ति नहीं बनना है। हमारी शक्ति किसी को गिराकर बढ़ती हुई शक्ति नहीं है। हम विश्व में आज भी मानवता की कहीं बात होती है तो भारत की बात होती है। हमने कोविड में मेडिसिन अपनों को भी दी है और अपने साथ लगते देशों को भी दी है। हमने कोविड की वैक्सीनेशन, भारत के 220 करोड़ इंजेक्शन भी लगाए हैं और विश्व के 40 देशों को कोविड वैक्सीनेशन दी। आज भी नेपाल में कल रात को भूकंप आया, मेरे को पुराना भूकंप याद है। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री बाहर थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का जहाज नेपाल में बाद में उतरा था, भारत का राहत लेकर जहाज नेपाल में पहले उतरा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये बढ़ते हुए भारत को आज कुछ लोग रोकना चाहते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, नैरेटिव की चुनौती है। भारत को रोकना है तो मोदी को रोकना होगा। भारत को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। आप कई बार देखते होंगे कि छोटी सी बात है, उसको कितना बड़ा किया जाता है। केवल इसलिए बड़ा किया जाता है क्योंकि उसके बात के पीछे मोदी जी हैं और मोदी जी को बदनाम करना है, तो इस बात को बढ़ाओ। इसलिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के आगे चुनौती है कि जो रफ्तार भारत की है वो रुकनी नहीं चाहिए। जो शक्तिशाली भारत आगे बढ़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, वो भारत रुकना नहीं चाहिए। इस चुनौती के लिए हमें आगे आना होगा। मेरे मित्र दिखा रहे थे सुबह, तेजस्वी जी 13.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है। लेकिन भूलना नहीं
अभी भी भारत में 12 करोड़ भारत के नागरिक गरीब हैं। अभी भी भारत की तरक्की की रफ्तार में उन 12 करोड़ कदमों को यानी 24 करोड़ कदम आगे बढ़ सके, उसके लिए हमें काम करना है। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, ना झुकने वाला भारत, ना रुकने वाला भारत, ना टूटने वाला भारत, एक शक्तिशाली भारत बना रहे, उसके लिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। आपको लग रहा होगा पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की बात करेंगे, जरा एक बार सोचो, मान लीजिए मेरे मुंह से निकले जो मैं बातें कह रहा हूं, अगर सोचिए कि देश के अंदर आज जितनी पार्टियां, आप शुरू हो जाइए बंगाल से लेकर कश्मीर तक आ जाइए, सभी पार्टियां परिवारवादी, सभी पार्टियां भ्रष्टाचारी, सभी पार्टियां देश को लूटना चाहती हैं। और अभी आप पूछिए जाके अखिलेश यादव जी से, आप कैसी सरकार चाहते हैं? वो कहेगा हम कमजोर सरकार चाहते हैं। ममता जी से पूछिए कि देश के केंद्र में आप स्ट्रॉन्ग सरकार चाहते हैं? वो कहेंगे नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं चाहिए। केसीआर से पूछिए कि आप केंद्र में स्ट्रॉन्ग सरकार चाहते हैं? वो कहेंगे नहीं चाहिए। आप जाके अब्दुल्ला से पूछिए देश के अंदर आप स्ट्रॉन्ग सरकार चाहते हैं? वो कहेंगे नहीं चाहते। आप महबूबा से पूछिए आप देश के अंदर स्ट्रॉन्ग सरकार चाहते हैं? वो कहेंगे नहीं चाहते। आप लालू यादव से पूछिए आप देश के अंदर स्ट्रॉन्ग सरकार चाहते हैं? नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? देश के अंदर लंगड़ी सरकार बने, कमजोर सरकार बने, ताकि उसको बांट बांट कर हम खा सकें। क्या देश हित में है कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए? क्या ऐसे समय में जब भारत एक चढ़ाई चढ़ रहा है, ताकत से आगे बढ़ रहा है, क्या इस चुनौती का मुकाबला कौन करेगा? इस चुनौती से कौन निपटेगा? इस चुनौती को अवसर में कौन तब्दील करेगा? मैं दूर दूर तक दे रहा हूं, कोई नहीं दिख रहा। युवा मोर्चा दिख रहा है जो लड़ सकता है, हार सकता है, जा सकता है। और मेहनत नहीं, मेहनत नहीं मित्रों, मेहनत नहीं, मेहनत से कुछ नहीं होगा। मेहनत की प्रकाष्ठा करनी पड़ेगी, मेहनत की प्रकाष्ठा करनी पड़ेगी। आज आपके पास साधन है, आपके पास नेता है, आपके पास एक बना बनाया संगठन है, आपको मेहनत की प्रकाष्ठा करनी है। निश्चित रूप से आपकी ये चुनौती सर पर खड़ी है। विश्व के कितने देश हैं जो चाहते हैं कि आप तरक्की की रफ्तार से रुक जाएं? षड्यंत्र हो गए, षड्यंत्र करने वाले परिवारवादी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आरामप्रस्त हैं, गलत नीतियों से जुड़े हुए हैं। वो देश के अंदर कमजोर सरकार लाना चाहते हैं। आज अगर भगत सिंह होता तो इस साजिश का मुकाबला कैसे करता? आज अगर चंद्रशेखर आजाद होता तो उसका मुकाबला कैसे करता? अगर आज सुभाष चंद्र बोस होता तो इसका मुकाबला कैसे करता? वो सामने रखकर युवा मोर्चा को आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। नहीं मिलेंगे साधन, नहीं मिलेगी सीट, लेकिन मन में ये तड़प तो पूरी होगी कि देश की तरक्की में मैंने योगदान दिया, मैंने योगदान दिया। आज आपके सामने दिख रहा है कि राहुल गांधी जी को पढ़ा पढ़ाया, वो जाते हैं लेने जाते हैं तो लेने कहते हैं, मैं वहां से मिला, कुछ लोगों ने बताया कि चाइना की सेना आ गई है। कश्मीर जाते हैं कहते हैं मेरे को आतंकवादी मिले। अरे यार बिलाल, मैं तो रोज जाता हूं, हमें तो कोई मिला नहीं, ना मारने वाला मिला, इसको आतंकवादी मिल रहे। 450 फोर्स के लोग लगे थे और 40 लोग थे। अरे यार राहुल गांधी भैया, तू वहां पर स्नो बॉल्स खेल रहा है, 10 साल तेरी सरकार ने एक दिन नहीं गया कश्मीर, 10 साल में एक दिन नहीं गया, और ये कश्मीरी पंडित है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं ये लोग किसका एजेंडा लागू कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जॉर्ज सोर्स का जो एजेंडा है, विश्व के अंदर जो शक्तियां चल रही हैं जिन्हें भारत को रोकना है, हर हालत में रोकना है,
भारत की तरक्की को रोकना। वो एक एजेंडा बनाकर इसको बुलाते हैं, आगे 60-70 लोग बैठे होते हैं और बड़ा मीडिया खड़ा कर दिया जाता है। धरती विदेश की होती है और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भारत के लोकतंत्र पर क्या कहना है, और वो जमकर थाली निकालता और भारत के न्यूज़पेपर मीडिया वाले उसको जगा देते। फिर उसे पूछा कहते हैं भारत की जाति व्यवस्था बहुत बुरी है। विश्व मंच का प्रयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसी ही घटनाएं थी। पृथ्वीराज चौहान कभी ना हरते अगर जयचंद गौरी के साथ ना मिलता मित्र। ये आज के जयचंद हैं, आपको पृथ्वीराज चौहान बचाना है, आपको पृथ्वीराज चौहान बचाना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो ये लोग चाले चल रहे हैं, जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं और ये स्थिति आने वाली, मत सोच के रहना कि 26 करोड़ वोट हमने लिया था, 26 करोड़ वोट आप सब मेहनत करके लाएंगे और मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम पर, 9.5 साल के किए काम के नाम पर जनता वोट देगी। लेकिन इस बार वोट 50% चाहिए। हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर बूथ में हमें 50% वोट लेना है। इसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए जो बूथ के अंदर कार्यकर्ता बैठा है, युवा मोर्चा को वहां तक पहुंचना है, जिसका पहला पड़ाव मंडल सशक्तिकरण, और मंडल सशक्तिकरण करते करते मंडल के पदाधिकारियों के हाथ में शक्ति केंद्र की बागडोर दो। अगले अभियान में शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता बूथ तक जाए और हर बूथ पर 10 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि यहां की लड़ाई हम चाइना बॉर्डर पर तो नहीं है, वहां तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे। हम पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है, जहां गोली चल रही है, पता नहीं मिसाइल कब आएगी, कब ब्रस्ट आएगा और हमारे में से कोई शहीद हो जाएगा। हम अपने बूथ पर खड़े हैं, हम 10 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर भारत की लड़ाई लड़ेंगे और उस बूथ से नरेंद्र मोदी जी के लिए 50% वोट लेकर आएंगे। योजना बनानी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि मेरा बूथ ही सबसे बड़ी चौकी है, मेरा बूथ ही सबसे बड़ी चौकी है। और आप सबको ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा, राष्ट्रहित में समय देना होगा, अपना योगदान देना होगा, अपने जीवन का सुनहरी पल देना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार आए, मजबूत सरकार फिर आए, पूर्ण बहुमत की सरकार आए, 50% पोलिंग वोट्स का 50% शेयर लेके आए। उसके लिए युवा मोर्चा को कमर कसनी होगी, कमर कसनी होगी। मेरा कौन है, तेरा कौन है, छोड़ दो। कौन विधायक है, कौन सांसद है, छोड़ दो। कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसे मिलेगी, छोड़ दो। खुद को मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी छोड़ दो। आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से ये अग्निपथ है। इस अग्निपथ में खुद को जलाकर दीप बनना होगा, खुद को जलाकर दीप बनना। लड़ाई का मैदान सज चुका है, लड़ाई का मैदान सज चुका है। हम सबको एक बड़ा संकल्प लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर देश की आजादी में 60, 70, 80 साल कुछ नहीं होते, 10 सालों के अच्छे दिन भी कुछ नहीं होते। कभी इतिहास का कोई स्टूडेंट हो तो हम 4 पृष्ठ निकालते हैं तो मुगल काल खत्म होता है, 8 पृष्ठ निकलते हैं तो अशोका का काल खत्म हो जाता है। ये स्थायी, कई बार गृह मंत्री जी बोलते हैं 50 साल स्थायी रहने वाली सरकार देश में चाहिए, 50 साल, तब कहीं जाकर आप कुछ चीजों को ठीक कर पाओ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि प्रतिज्ञा लेनी होगी, प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा, आगे बढ़ना होगा भारत के साथ, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये अग्निपथ है, इस अग्निपथ पर खुद को जलाकर दीप बनकर
आगे बढ़ना होगा। और निश्चित रूप से मैं दूर तक देख रहा हूं, निश्चित रूप से नीति और नीति, नीयत भी अच्छी है और नीति भी अच्छी है। भगवान भी हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी सरकार बनेगी और भारत विश्व की शक्ति बन के रहेगा। लेकिन युवा मोर्चा की भूमिका, चरैवेती की भूमिका, आगे बढ़ने की भूमिका, अग्निपथ मानकर भाजपा के कार्य में जुटने की भूमिका, मांगने नहीं, मैं युवा मोर्चा के माध्यम से भाजपा को देने आया हूं, भाजपा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए आया हूं। सीट वीट छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें आती जाएंगी, जाती जाएंगी, लेकिन भारत की विजय यात्रा में कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तरुण जी भाई साहब। हम सभी कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार आपने किया है, और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आदरणीय तेजस्वी जी और आपके मार्गदर्शन में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा जो ये चुनौतियां हैं, एक मजबूत पहाड़ की तरह उनके सामने खड़ा रहेगा, उनसे लड़ेगा। और प्रत्येक बूथ पे, जैसे बीएसएफ बॉर्डर पे खड़ी है, प्रत्येक बूथ पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता जो मोदी जी की सेना है वो प्रत्येक बूथ पे खड़ी रहेगी। और जो लक्ष्य आपने दिए, जो काम आपने दिया है, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, वो हर घर तक पहुंचाने का पूरा युवा मोर्चा कार्यकर्ता करेगा। अब मैं हमारे शक्ति सिंह जी से आग्रह करूंगा, शक्ति जी मंच पे आए और जो बीजेवाई मैगजीन है उसका एक सेट आदरणीय तरुण जी को भेंट करें। शक्ति सिंह जी।